हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 बच्चों जो आपका है ये है द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो सभी बच्चों को जैसा कि पता होगा कि इसके पहले हमने लाइट का चैप्टर पढ़ाया था कंप्लीट 2 घंटे में, लगभग पूरा का पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया था वन शॉट वीडियो के फॉर्म में। ये भी वन शॉट होगा बच्चों, जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वन शॉट वीडियो के फॉर्म में ही हम पढ़ाएंगे। और ये क्लास 10th का आपका बोर्ड के लिए है। चैप्टर क्या है बच्चों? द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो इसमें बच्चों क्या पढ़ेंगे, इसमें पहले ये समझ लेते हैं। इसमें बच्चों हम ये पढ़ेंगे कि जितने भी बोर्ड से रिलेटेड थ्योरी पोर्शन आते हैं उनको कवर करेंगे, और बोर्ड में किस टाइप का न्यूमेरिकल आता है हम उसको कवर करेंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, द ह्यूमन आई का जो ये चैप्टर है बच्चों, इसका मतलब ये चैप्टर हम ऐसे पढ़ेंगे कि बोर्ड का एक भी क्वेश्चन हमसे मिस ना होने पाए और सभी क्वेश्चन लगभग हमारे कंप्लीट हो जाए यहीं से। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, आप लोग इसको जरूर देखिएगा एक बार। अब हम आते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा बच्चों, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, तो द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में जो आपके सामने टॉपिक है बच्चों, ये है आपके सामने ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में क्या होता है कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम ह्यूमन आई के बारे में क्या लिखें, कैसे लिखें, ताकि हमारे जो मार्क्स आए ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो बच्चों जैसा कि मैं आपको जैसा बताने जा रहा हूँ, ह्यूमन आई में किस तरीके से आपको लिखना है बोर्ड के एग्जाम में ताकि आपको फुल मार्क्स मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएँ, उसके लिए आप लोगों को हम दिखाते हैं कैसे है। जो पीडीएफ हमारे पास है, जो हमारे पास नोट्स है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है बोर्ड के पर्पज से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बच्चों। तो पहला टॉपिक आपके सामने है ह्यूमन आई। तो पहले तो ह्यूमन आई क्या है इसके बारे में समझते हैं, फिर यहाँ मैंने एक डायग्राम बना रखा है, उसके पार्ट क्या क्या हैं यहाँ पर मैंने दिखा दिए। इसके बाद इसका मैं एक एक चीज़ों का एक्सप्लेनेशन किया हूँ आगे चल के, तो उसको भी देखेंगे। लेकिन पहले इसके बारे में समझते हैं क्या होता है बच्चों। ह्यूमन आई के बारे में कह रहे हैं कि आईज आर द ऑर्गन्स दैट enables us to see the objects around us। मतलब कह रहे हैं कि आई जो है हमारे पास एक ऐसा ऑर्गन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को, अपने आसपास जो भी चीजें हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर उसके बाद बोला गया इसमें आईज आर देयरफॉर आल्सो कॉल्ड फोटो रिसेप्टर। यानी आईज को क्या बोला जाता है बच्चों, और फोटो रिसेप्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फोटो रिसेप्टर। अब अगर बात आती है सर कि आईज का, ये तो हमने डेफिनेशन लिख दिया, इसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ आई को देखते हैं बच्चों। क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ आई। स्ट्रक्चर ऑफ आई आपके सामने ये बना हुआ है बच्चों। अगर मैं बात करूं कि जो स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर में आप लोगों को क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। जैसे मैंने देखिए यहाँ पर नंबरिंग कर रखा है बच्चों। क्या कर रखा है? नंबरिंग कर रखा है। अब इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर इस चीज को लिख रखा है। क्या है? जैसे अगर मैं पूछूं कि ये आपका क्या कहलाता है, तो आपका कहलाता बच्चों, पहला जो पोर्शन है आपका कहलाता ऑप्टिक नर्व, और ये जो दूसरा है इसको बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क। तीसरा जो आपका है फोविया सेंट्रलिस। ऐसे करके मैंने सभी पॉइंट्स को यहाँ पर दिखा दिया है। जैसे इसमें आपको देखा जाए तो यहाँ पर देखिए, ये 12वें नंबर पर जो है आपका, इसको आइरिस बोलते हैं। 8वें नंबर पर बेटा ये जो होता है आप लोगों का बच्चों, वो क्या होता है? लेंस होता है, लेंस। और अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सी चीजें हैं। जैसे रेटिना की बात करें तो देखिए रेटिना, जो येलो कलर का स्पॉट दिखाई पड़ रहा है, ये आपका रेटिना है। तो लेकिन करना क्या सर, क्या इससे हमारा काम चल जाएगा? नहीं, इससे आपका काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि अभी इससे तो डायग्राम आपने बना दिया और इसके बारे में आपने बता दिया क्या क्या चीजें हैं, लेकिन इसके बारे में एक्सप्लेन भी करना है बच्चों। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। ये आपके सामने है पहला पॉइंट। हर एक चीज जो जो वहां पर दिखाया गया है उसके बारे में यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन कर रखा हूं बच्चों। तो पहला है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है बच्चों? इसमें बोला गया है कि इट इज द ट्रांसपेरेंट, कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट एंटीरियर और फ्रंट पार्ट ऑफ आवर आई। ये क्या होता है? ट्रांसपेरेंट और एंटीरियर या फ्रंट पार्ट हमारे आंख का होता है, आई का होता है। विच कवर्स द पुपिल एंड आइरिस, जो कि क्या कवर करता है? पुपिल और आइरिस को कवर करता है। मतलब कि ये पुपिल और आइरिस को क्या करता है? कवर करता है। द मेन फंक्शन इज टू रिफ्रैक्ट द लाइट along with the लेंस। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि लाइट को रिफ्रैक्ट करना, अपने पास से क्या करना? रिफ्रैक्ट करना। ठीक है, अभी हो गया आपका कॉर्निया का काम। अब ऐसे आता है आइरिस। आपका आइरिस क्या होता है बच्चों? आइरिस की बात करें तो कह रहे हैं कि इट इज द पिगमेंटेड कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई। ये क्या होता है? पिगमेंटेड कलर पोर्शन ऑफ द आई होता है। विजिबल एक्सटर्नली, ये क्या होता है? एक्सटर्नली हमको क्या करता है? दिखाई पड़ता है। The main function is of iris is to control the diameter of the pupil according to the light source। देखिए
बच्चों जो आइरिस होता है, कह रहा है कि जो मेन फंक्शन होता है आइरिस का क्या होता है, कंट्रोल द डायमीटर ऑफ द पुपिल अकॉर्डिंग टू द लाइट सोर्स, यानी कि लाइट सोर्स को क्या करता है, डायमीटर के अकॉर्डिंग क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, ये हो गया आइरिस के बारे में। सर इसके बाद पुपिल क्या होता है, पुपिल के बारे में भी जान लेते हैं। पुपिल क्या होता है बच्चों, पुपिल कह रहा है कि इट इज द स्मॉल अपर्चर, क्या होता है, इट इज द स्मॉल अपर्चर लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द आइरिस, ये छोटा सा अपर्चर का सेंटर में लोकेटेड होता है, यानी सेंटर में बना रहता है, पड़ा रहता है। इट अलाउज लाइट टू एंटर एंड फोकस द ऑन द रेटिना, ये क्या करता है, लाइट को एंटर करने के लिए अलाउ करता है और किस पर फोकस करता है, रेटिना पर फोकस करता है बच्चों। ठीक है, इसके बाद आते हैं लेंस के बारे में। देखिए बच्चों पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि ये वन शॉट वीडियो है, ज्यादातर मैंने कोशिश किया है कवर हो जाए, आपका रिवाइज करने के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है लेंस। लेंस क्या होता है बच्चों, करेक्ट, इट इज अ ट्रांसपेरेंट बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ आई, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है और बाई कॉन्वेक्स लेंस है आई का। द लेंस इज अटैच्ड टू द सिलेरी बॉडी, लेंस किससे अटैच होता है, सिलेरी बॉडी बाय द लिगामेंट्स, किससे, लिगामेंट से। द लेंस along with the cornea refracts light so that it focus on the retina, कह रहे हैं कि द लेंस along with the cornea refracts lights, मतलब कह रहे हैं कि जो लेंस लगा होता है कॉर्निया में वो क्या करता है, लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, सो दैट इट फोकस ऑन द रेटिना, इसीलिए क्या करता है, रेटिना पर फोकस करता है बच्चों, रेटिना पर क्या करता है, फोकस करता है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्या है और इसमें डेफिनेशंस, डेफिनेशन देखते जाएंगे बच्चों, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक एक डेफिनेशन को हम कवर करेंगे। चलिए आगे है आपका रेटिना। रेटिना क्या होता है बच्चों, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई, बच्चों जो रेटिना होता है इनर मोस्ट लेयर होता है किसका, आई का। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि इट इज लाइट सेंसिटिव एंड एक्ट्स एज अ फिल्म ऑफ अ कैमरा, ये लाइट सेंसिटिव होता है और कैसे एक्ट करता है, जैसा कि एक कैमरा काम करता है, फिल्म ऑफ कैमरा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है बच्चों ऑप्टिक नर्व। व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिक नर्व, कहते हैं इट इज लोकेटेड एट द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द आई, मतलब ये कहां होता है, जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है आई का वहां पर होता है क्या, ऑप्टिक नर्व। इसका काम क्या होता है, द ऑप्टिक नर्व कैरीज ऑल द नर्व impulses from the retina to the human brain, मतलब बच्चों जो ऑप्टिक नर्व है इसका काम होता है, क्या बोल रहे हैं कि द ऑप्टिक नर्व कैरी ऑल द नर्व इम्पल्सेस, मतलब सभी इम्पल्सेस को क्या करता है, कैरी करता है नर्व के, कहां तक, फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन, कहां से, रेटिना टू द ब्रेन, कहां से कहां तक, रेटिना से कहां तक ले जाता है, रेटिना टू द ब्रेन फॉर परसेप्शंस, किसके लिए, परसेप्शंस के लिए। तो उसके बाद आता है सेलेरा। सेलेरा क्या होता है बच्चों, देखिए ये सब पार्ट्स है, आप लोगों को वैसे भी ये रटा रटाया होता है ज्यादातर, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि छोटा छोटा डेफिनेशंस आपको मैं दे दूं। ठीक है, आगे करें, इट इज द आउटर कवरिंग अ प्रोटेक्टिव टफ व्हाइट लेयर कॉल्ड द सेलेरा, ये क्या बोल रहे हैं, इट इज द आउटर कवरिंग, ये बाहर का कवरिंग होता है, आउटर कवरिंग होता है, अ प्रोटेक्टिव रफ व्हाइट लेयर कॉल्ड द, देखिए जो आई में व्हाइट कलर का लेयर दिखाई पड़ता है, प्रोटेक्टिव लेयर, उसको क्या बोला जाता है, सेलेरा बोला जाता है। उसके बाद बच्चों क्या आता है, उसके बाद आपका आता है एक्वस ह्यूमर। व्हाट डू यू मीन बाय एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर क्या होता है, करें इट इज अ वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस, मतलब ये कह रहे हैं जो एक्वस ह्यूमर होता है वाटर जैसा होता है, फ्लूइड, वाटर जैसा फ्लूइड होता है, और कहां पर पाया जाता है, प्रेजेंट इन बिटवीन द कॉर्निया और लेंस के बीच में, कहां पाया जाता है बच्चों, कॉर्निया और लेंस के बीच में पाया जाता है। फिर इसके बाद आता है विट्रियस ह्यूमर। व्हाट डू यू मीन बाय विट्रियस ह्यूमर, इसमें करें इट इज अ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस, कैसा होता है, जो विट्रियस ह्यूमर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है और जेली लाइक सब्सटेंस होता है, प्रेजेंट बिटवीन द, किसके बीच पाया जाता है, लेंस एंड रेटिना के बीच में, ये भी किसके बीच में पाया जाता है, लेंस और रेटिना के बीच में पाया जाता है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं, इट कंटेन्स वाटर, कितना परसेंट, लगभग 99% वाटर, कॉलेज और प्रोटीन्स, मतलब इसके पास वाटर, कॉलेज और कोलेस्ट्रॉल, मतलब जैसे 99% वाटर पाया जाता है, प्रोटीन्स पाया जाता है, ये सब चीजें इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया आई के बारे में।
बच्चों इतना पोर्शन आपका हो गया आई के बारे में कि आई के जो पार्ट्स थे ये मैंने बता दिया। अब बात यह थी कि सर आई के पार्ट्स के बारे में समझ में आ गया, आई का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, आई क्या होता है, किसके लिए यूज करते हैं ये समझ में आ गया। इसके फंक्शंस भी कुछ होते हैं क्या? हाँ फंक्शंस भी होते हैं बच्चों। फंक्शंस में क्या है मैंने लिख रखा है, जैसे पहला है, पहला कह रहे हैं कि व्हेन लाइट स्ट्राइक्स द आईबॉल, कह रहे हैं जब लाइट आईबॉल से स्ट्राइक करती है इट इज रिफ्रैक्टेड फर्स्ट बाय द कॉर्निया। तो ये पहले किससे रिफ्रैक्ट हो जाता है? कॉर्निया से। पहला फंक्शन ये कह रहे हैं कि जब व्हेन लाइट स्ट्राइक्स द आईबॉल, जब लाइट आईबॉल से स्ट्राइक करती है तो इट इज रिफ्रैक्टेड फर्स्ट बाय द कॉर्निया। तो सबसे पहले किससे रिफ्रैक्ट हो जाती है? कॉर्निया से रिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं दूसरा पॉइंट, कह रहे हैं कि इट इज देन एंटर्स द आईबॉल थ्रू द पुपिल। तब ये क्या करता है? इंटर करता है किसके थ्रू? आईबॉल थ्रू पुपिल। मतलब आईबॉल में इंटर करता है किसके थ्रू? पुपिल के थ्रू। किसके थ्रू? पुपिल के थ्रू, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? द आइरिस एडजस्ट द साइज ऑफ द पुपिल टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स द आई। देखो बच्चों आइरिस का काम कह रहे हैं कि क्या काम होता है? द आइरिस एडजस्ट द साइज ऑफ द पुपिल। क्या करता है? आइरिस एडजस्ट करता है साइज ऑफ द पुपिल, किसके लिए? टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स द आई। मतलब जो आंख में आई, मतलब जो आंख में जो यानी आई में जो लाइट एंटर करती है उसको एडजस्ट करने का काम करता है कौन? आइरिस, ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग। चौथा पॉइंट है बच्चों आपका इसमें, द आई लेंस इज बाई कॉन्वेक्स लेंस। जो आई लेंस होता है बच्चों कैसा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैसा होता है बच्चों? आई लेंस इज कैसा होता है? बाई कॉन्वेक्स लेंस। कैसा होता है बच्चों? बाई कॉन्वेक्स लेंस एंड फॉर्म्स आर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना। और कैसा? रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। ये 4 पॉइंट्स आपको मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया फंक्शन के बारे में। इसके बाहर आपको कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप इतना लिख के आ रहे हैं ना तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई कटने वाला नंबर नहीं है। अब आते हैं इसी में अगला टॉपिक है बच्चों, ये तो आपका आई के फॉर्म में हो गया। आई की बातें हो गई कि कितना टॉपिक आई में क्या क्या लिखना है, मतलब आपको स्ट्रक्चर बनाना, आई के बारे में लिखना है, स्ट्रक्चर बनाना है, फिर आई के जो पार्ट्स है उसके बारे में लिखना है, उसके फंक्शन लिखना है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना बच्चों, आपको यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। अब आती बात किसके बारे में? पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या होता है बच्चों पावर ऑफ एकोमोडेशन? इसमें कह रहे हैं इट इज द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू फोकस नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये कह रहे हैं कि जो पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है ये क्या होता है? कह रहे हैं कि इट इज द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस। किस चीज की एबिलिटी ऑफ द आई लेंस बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि टू फोकस नियर एंड फार ऑब्जेक्ट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट पास में है या दूर है उस पर क्या करने के लिए? आई लेंस को फोकस करने के लिए यूज किया जाता है। किसके थ्रू? ऑन द रेटिना बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ। ऑन द रेटिना बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ, यानी कि रेटिना पर लाइट की एबिलिटी, यानी कि इट इज द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस। मतलब रेटिना पर किसी चीज की, मतलब कि जो इसमें बोल रहे हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, इट इज द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू फोकस। क्या करना है? फोकस करना है। किसके लिए? नियर एंड फार ऑब्जेक्ट, मतलब पास के और दूर के ऑब्जेक्ट्स को फोकस करने के लिए रेटिना पर जो किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आपका ये है, अब आती है बच्चों, देखिए आपने ये पढ़ लिया इसके बारे में। अब बात आती है कि सर डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होता है? डिफेक्ट ऑफ विजन, जैसे कुछ लोगों के आंखों में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो वो डिफेक्ट क्या कहलाता है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उसको करेक्शन करने के लिए, सही करने के लिए हम लोग कौन से लेंस का यूज करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो 3 टाइप का डिफेक्ट होता है बच्चों। तो पहला डिफेक्ट देखते हैं बच्चों। पहला डिफेक्ट आपका है मायोपिया। क्या है बच्चों? मायोपिया है, जिसको हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। क्या बोला गया मायोपिया में? कह रहे हैं कि मायोपिया इज आ कॉमनली नोन एज नियर साइटेडनेस। मतलब मायोपिया को हम क्या बोलते हैं? नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब यह है कि जिसको पास किए देखने में प्रॉब्लम हो, ठीक है। अब बात इसमें क्या करें? इन दिस केस, इस केस में होता क्या है? इन दिस कंडीशन द पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट्स नियर बाई, कैन सी ऑब्जेक्ट्स नियर बाई बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। मतलब कि मायोपिया के केस में क्या होता है बच्चों? पास की चीजें इंसान को बहुत साफ दिखाई पड़ती है लेकिन दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई पड़ती है, ठीक है। इसको बोलते हैं मायोपिया या नियर साइटेडनेस, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर अगर हम बात करें कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो सिम्टम में
पहली चीज तो कोई चीज हमको ब्लर दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? ब्लर, यानी कि लिखा गया ब्लरी विजन। दूसरा है डिफिकल्टी इन सीइंग वाइल ड्राइविंग पर्टिकुलरली ड्यूरिंग नाइट टाइम्स। मतलब हमको जो है ड्राइव करने में, रात के टाइम में या ड्राइव करने में क्या होती है? डिफिकल्टी होती है। और इसके क्या है? हेडेक्स ड्यू टू आई स्ट्रेन, यानी कि हम लोगों को हेडक भी, इस केस में क्या होता है? हेडक भी होता है आई स्ट्रेन की वजह से, मतलब कि सरदर्द वगैरह भी होता रहता है। अब बात आती है कि सर अगर इसको हमको दूर करना है, इस प्रॉब्लम को दूर करना है, तो कौन से लेंस का यूज करेंगे? देखिए बच्चों, कह रहे हैं कि करेक्शन में यही चीज बताया गया कि व्हेन अ कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल पावर इज यूज्ड, मतलब अगर हमको सुटेबल पावर का कॉन्केव लेंस मिल जाए तो इट एसिस्ट्स इन फोकसिंग द इमेज ऑन टू द रेटिना। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर हमको कौन सा प्रॉब्लम, मायोपिया का प्रॉब्लम या शॉर्ट साइटेडनेस का प्रॉब्लम या नियर साइटेडनेस का, इसी को शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं, नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, मायोपिया भी बोलते हैं। अगर इस प्रॉब्लम को दूर करना है तो हमको सुटेबल, अच्छे क्वालिटी का कौन सा लेंस? कॉन्केव लेंस यूज करना होगा। कौन सा लेंस? कॉन्केव लेंस। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया मायोपिया के बारे में। इसके बाद आते हैं अगला हाइपरमेट्रोपिया। इसी को फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, इसी को लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस। अब क्या है इसमें? कह रहे हैं कि हाइपरमेट्रोपिया इज कॉमनली नोन एज फार साइटेडनेस। मतलब वही चीज अभी मैंने बताया कि हाइपरमेट्रोपिया को और क्या बोला जाता है? फार साइटेडनेस बोला जाता है बच्चों। और इसमें बोला गया कि इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में कह रहे हैं कि द पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट्स एट डिस्टेंट। मतलब कह रहे हैं कि इस केस में इंसान, जो कोई भी आदमी को ये प्रॉब्लम होती है, वो दूर की चीज तो देख सकता है लेकिन कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, लेकिन पास की चीज उसको क्लियर दिखाई नहीं पड़ेगी। इसी को बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, अब बात आती है कि सर सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? इसमें भी केस में क्या होता है? ब्लरी विजन, मतलब कि जो चीज दिखाई पड़ता है उनको ब्लर दिखाई पड़ता है। हेडक ड्यू टू आई स्ट्रेन, हेडक भी होता है और स्क्वेंटिंग भी होता है। ठीक है, स्क्वेंटिंग भी होता है। अब बात आती है कि सर करेक्शन में क्या यूज करें? अगर मैं आप लोगों को बात करूं कि उस केस में, किस केस में? नियर साइटेडनेस के केस में कॉन्केव का यूज किया गया था, तो इसमें आपको कौन सा? यूजिंग स्पेक्टिकल्स विद कन्वर्जिंग लेंस, मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस का यूज आपको करना चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस का यूज आपको करना चाहिए। इस केस में आपको क्या यूज करना चाहिए? कॉन्वेक्स लेंस यूज करना चाहिए। एडिशनल फोकसिंग पावर एंड दस हेल्प फ्रॉम द इमेज ऑन द रेटिना। इससे हमको जो इमेज बनेगी वो रेटिना पे जाके बनेगी और चीजें हमको क्या करेंगे? दूर की चीजें भी क्लियर दिखाई पड़ने लगेंगी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब आता है एक टॉपिक और इसमें है, जैसे आपने देखा कि नियर साइटेडनेस देखा, फार साइटेडनेस। अब एक आती है कि रेस बायोपिया। रेस बायोपिया क्या होता है बच्चों? ज्यादातर जैसे एज की प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई इंसान की एज बढ़ रही, एजिंग प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या बोल रहे हैं? इसमें वी नोट दैट अलोंग विद एज the power of the accommodation factor to adjust the focal length also decreases। मतलब इस केस में क्या होता है? एजिंग के साथ साथ, मतलब एज जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे हमको रेस्बायोपिया की प्रॉब्लम आती है बच्चों। तो इस केस में होता क्या है कि पावर जो होता है एकोमोडेशन फैक्टर का, एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑल्सो डिक्रीजेज। मतलब कि जो पावर ऑफ एकोमोडेशन जो एडजस्ट करता है किसी इमेज को देखने के लिए, क्लियर इमेज बनाने के लिए, उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे क्वालिटी उसकी क्या करती जाती है? डिक्रीज करती जाती है। इसमें कह रहे हैं कि पीपुल हैव डिफिकल्टीज विविंग नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ करेक्टिव आई ग्लास। मतलब ये कह रहे हैं कि इस केस में इंसान को पास की चीजें भी देखने में प्रॉब्लम होती है। बहुत पास की चीज अगर देखना हो तो उसमें भी क्या होती है? डिफिकल्टी आती है। दिस कंडीशन इज रिफर्ड एज रेस बायोपिया। ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? रेस बायोपिया बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब बात आती है कि सर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स बच्चों बोला गया है कि ब्लड विजन ड्यू टू एजिंग। इसके केस में जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, विजन कैसा होता है? दिखाई पड़ता है, ब्लड दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसमें हेडक होता है ड्यू टू आई स्ट्रेन। इस केस में भी क्या होता है? सरदर्द वगैरह होते रहते हैं। ठीक है, इस केस में भी सरदर्द वगैरह होते रहते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात आती है इसके बाद सर इसको करेक्शन कैसे करें? करेक्शन कंडीशन में कह रहे हैं दिस कंडीशन कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग प्रॉपर आई ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज। मतलब इस केस को सही करने के लिए हमको प्रॉपर आई ग्लास की जरूरत होती है या फिर कॉन्टैक्ट लेंस की जरूरत पड़ती है बच्चों। कॉन्टैक्ट लेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है,
देखिए ये सब थ्योरी पोर्शन है, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप एक दो बार इसको पढ़ेंगे ना तो आपको चीज़ें सभी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर नजर आएंगे। ठीक है, चलिए आपने इसको देख लिया। अब बात आती है कि सर क्या इसमें न्यूमेरिकल भी आता है? हाँ, न्यूमेरिकल भी आता है। अब जैसे हम लोगों ने जो जो डिफेक्ट था, जो प्रॉब्लम थी उसको देखा, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम न्यूमेरिकल भी करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल की बात करते हैं हम। न्यूमेरिकल में दे रखा है कि अ मैन विद स्पेक्टिकल्स कैन रीड अ बुक प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर। कितने डिस्टेंस पे बच्चों? 25 सेंटीमीटर पर। लेंस यूज्ड इन द स्पेक्टिकल्स हैज पावर दे रखा है कितना? -2 डायोप्टर। पावर दे रखा है -2 डायोप्टर। द मैन विदाउट स्पेक्टिकल्स कैन रीड द बुक प्लेस्ड एट विच डिस्टेंस। मतलब कि बिना चश्मे के अगर इंसान बुक को पढ़ना चाह रहा है तो कितने डिस्टेंस पर रखा जाए। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर पावर दे रखा है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो बच्चों अगर आपको मैं बोलूं पावर कितना दे रखा है, पावर दे रखा है 25 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा माइनस का, एक मिनट, पावर तो -2 डायोप्टर दे रखा, 1 मिनट, पावर दे रखा -2 डायोप्टर बच्चों, -2 डायोप्टर आपको दे रखा पावर आपको -2 डायोप्टर दे रखा बच्चों, -2 डायोप्टर दे रखा है। और यू दे रखा है आपको -25 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही ली जाती है, इसलिए मैंने भी क्या लिया है? नेगेटिव लिया है। अब पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पर इमेज डिस्टेंस मतलब कितने डिस्टेंस पे बनेगा इमेज। ठीक है बच्चों, इमेज डिस्टेंस। अब पहली चीज तो एक बात बच्चे समझ जाएं कि जो आंख है, हमारी आई है, इसमें कौन क्या यूज होता है? लेंस होता है। यानी यहाँ पर लेंस फॉर्मूले का हम यूज करके क्या निकालेंगे? वी की वैल्यू। तो सभी बच्चों को पहले बता दें हम कि वी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। एक फॉर्मूला सभी बच्चे जानते हैं, लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u, यही तो होता है। अब बात आती है कि सर हमारे पास u है, v निकालना है, f नहीं है। f कहाँ से आएगा? f का सभी बच्चे फॉर्मूला जानते हैं, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, या सेंटीमीटर में अगर वैल्यू निकालनी है तो 100/f। तो पावर का फॉर्मूला होता है बच्चों 100/f। कितना होता है? 100/f होता है बच्चों। अगर 100/f होता है तो वैल्यू पुट कर लेते हैं 100/f। f कितना बच्चों? f है -2, तो 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 50। यानी कि पावर कितना आ गया बच्चों? आपको फोकल लेंथ निकालना था, सॉरी, आपको क्या निकालना था? फोकल लेंथ निकालना था। आपको पावर तो दिया गया ना, हाँ, तो आपको जब फोकल लेंथ निकालना है तो फोकल लेंथ को इधर लाएंगे, तो 100 कितना हो जाएगा? p। तो 100/p मतलब 100/-2, तो 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 50। तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा बच्चों? -50 सेंटीमीटर आपका फोकल लेंथ आ गया। कितना आ गया? -50 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका फोकल लेंथ आ गया -50 सेंटीमीटर। और आपको u पता है, तो फॉर्मूले में सीधे सीधे रखिए यहाँ पर। तो देन यहाँ रखेंगे तो -1/50 = 1/v माइनस का, देखिए बच्चों ये माइनस का है और u भी माइनस का है, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा 1/25। अब आपको v निकालना है तो u को इधर भेज दीजिए, तो -1/50 यही रहेगा, और ये इधर प्लस का इधर आके हो जाएगा -1/25, इधर हो जाएगा बच्चों आपका 1/v। ठीक है, आपको हो जाएगा 1/v हो जाएगा बच्चों। अब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 1/v मैं इधर लिख लेता हूँ, 50 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 50। ठीक है बच्चों, 50। अब 50 का टेबल एक बार जाएगा तो -1, 25 का टेबल 2 बार जाएगा तो -2। ठीक है, तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? -3/50। जब आप इसको पलटेंगे तो -50/3 हो जाएगा बच्चों। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 16 3 48, तो 16.67 के आसपास आएगा बच्चों, -16.67। ठीक है, इतना सेंटीमीटर। तो आपसे यही पूछा गया था केवल कि कितने डिस्टेंस पर इमेज बनेगा, कितने डिस्टेंस पर क्या बनेगा? इमेज बनेगा बच्चों। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन हो सकता है। अगर एग्जाम में आ गया तो समझ लीजिए कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं बच्चों। क्या पूछा जा रहा है? विद द हेल्प ऑफ कॉन्केव लेंस। कौन सा लेंस है बच्चों? पहली चीज तो आप समझ लीजिए कॉन्केव लेंस है। ऑफ फोकल लेंथ दे रखा आपको 37.5 सेंटीमीटर, 37.5 सेंटीमीटर। अ पर्सन कैन रीड अ बुक केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। जो बुक को जो पढ़ रहा है वो आदमी, वो कितने डिस्टेंस पर रखा गया? 25 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिफेक्ट अकर। पहली चीज तो पूछा बच्चों कि कौन सा डिफेक्ट होगा, कौन सा डिफेक्ट होगा, और उसके बाद पूछा है कि एट व्हाट डिस्टेंस द इमेज फॉर्म, मतलब कि इमेज किस डिस्टेंस पर बनेगा, इमेज किस डिस्टेंस पर बनेगा। बच्चों दो चीज आपको निकालना है, एक तो आपको v निकालना है, दूसरी चीज ये बताना है कि इसमें कौन सा प्रॉब्लम आएगा। देखिए प्रॉब्लम की बात करें तो कह रहे हैं कि देखिए यहां पर आपको बोला गया है
कि डिफेक्ट, अगर मैं बात करूं बच्चों डिफेक्ट की, किसकी बात करूं मैं, डिफेक्ट की, तो डिफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो बच्चों एक बात तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो डिफेक्ट होगा इसमें क्या है, कॉनकेव लेंस यूज हो रहा है। और कॉनकेव लेंस किसमें यूज होता है, अभी हमने पढ़ा था मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस में, किसमें, मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस में, याद आया, शॉर्ट साइटेडनेस में, शॉर्ट साइटेडनेस में, शॉर्ट साइटेडनेस में, ठीक है बच्चों। इसका मतलब इसमें जो डिफेक्ट होगा कैसा होगा, मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस। एक आंसर तो हमारा आ गया। अब दूसरा आंसर जो निकालना है, इन्होंने बोला कि इमेज डिस्टेंस बता दो, क्या बता दो, इमेज डिस्टेंस। चलो भाई हम इमेज डिस्टेंस को क्वेश्चन मार्क करते हैं। अब दिया क्या क्या गया पहले ये समझते हैं। फोकल लेंथ दे रखा है कॉनकेव के लिए, यानी एफ दे रखा बच्चों, कितना दे रखा, माइनस का 37.5 सेंटीमीटर। कॉनकेव है तो नेगेटिव ही लिया जाएगा, पॉजिटिव नहीं लिया जाएगा फोकल लेंथ। यू की वैल्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये दे रखा, कितना दे रखा, माइनस का 25 सेंटीमीटर बच्चों, माइनस का 25 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस का 25 सेंटीमीटर। अब जो आपसे पूछा गया v, तो फॉर्मूला लगा लीजिए बच्चों, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये लगाएंगे आप, रखिए वैल्यू, f की वैल्यू माइनस का 1/37.5, v आपसे पूछा जा रहा बच्चों, माइनस, देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस, माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस। अब इसको इधर लाइए तो 1/v, देखिए बच्चों 1/v इक्वल्स टू माइनस 1/37.5 माइनस का 1/25। अब बात ये आती है कि कुछ बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि सर हम इसका एलसीएम कैसे लें 37.5 और 25 का। तो मैं इसका तरीका आपको बता रहा हूँ। 37 का डबल कितना होता है पहले आप समझ लीजिए, 37 का डबल होता है 75/2। तो थोड़ा इसको इस तरीके से लिख लीजिए बच्चों, ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए काम। इसको लिख लीजिए 1/75/2, कोई दिक्कत, माइनस 1/25, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कहेंगे इसको कैसे सॉल्व करें बच्चों, इस 2 को ऊपर लेके चले जाइए थोड़ा, जब वो ऊपर ले जाएंगे तो 1/vf बराबर हो जाएगा, 1/f नहीं, 1/v है, 1/v निकालना है, फोकल लेंथ नहीं निकालना है। तो ये 2 माइनस का 2/75 बन जाएगा। देखिए बच्चों ये 2 पलट के ऊपर चला गया तो हो जाएगा माइनस का 2/75, ये रहेगा माइनस का 1/25। अब आपको एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं होगी। आप क्या करिए कि 75 एलसीएम ले लीजिए, क्या ले लीजिए, 75 एलसीएम। 75 का टेबल एक बार जाएगा बच्चों, तो 2 का भी टेबल एक ही बार हम ले जाएंगे। और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद जो आएगा आपका, उसके बाद आपका 25 का टेबल कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो आप इसको एक को 3 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। अब आप एलसीएम अगर ले चुके हैं तो आप एक काम करिए कि -2 - 3 माइनस का 5 हो जाएगा बच्चों, और हो जाएगा 75। इसको पलट दीजिए तो v बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, v बराबर आपका आ जाएगा -75/5, कट करेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी v की वैल्यू कितना आ गया बच्चों, माइनस का 15 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, क्योंकि इसमें देखिए एक तो आपसे पूछा गया था कि कौन सा इसमें डिफेक्ट आएगा। तो जैसा कि मैंने बता दिया कि अगर एक कॉन्केव लेंस का यूज हो रहा है तो मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस यही बोलते हैं, या नियर साइटेडनेस भी बोल सकते हैं आप। और इसमें पूछा गया कि इसकी इमेज डिस्टेंस क्या होगी, तो इमेज डिस्टेंस भी हमने निकाल दिया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हाँ, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है आपका। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, कह रहे हैं इसमें अ पर्सन विद शॉर्ट साइटेडनेस, कैसा है, शॉर्ट साइटेड है। अगर शॉर्ट साइटेड है तो अभी मैंने बताया, अगर आपसे पूछ ले कि इसमें कौन सा लेंस यूज होगा, शॉर्ट साइटेड में कॉनकेव लेंस का यूज किया जाएगा। कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस यूज किया जाएगा। रीड अ बुक प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर, कितने डिस्टेंस पे रखा गया बच्चों, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर टू रीड द बुक 25 सेंटीमीटर विदाउट यूज द लेंस ऑफ विच नेचर, मतलब नेचर पूछ रहे हैं बच्चों, नेचर एंड व्हाट इज द फोकल लेंथ। क्या पूछ रहे हैं बच्चों, फोकल लेंथ पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, फोकल लेंथ। अब बच्चों दो चीज आपको दे रखा, आपको इस बार u और v दोनों दे रखा है और फोकल लेंथ पूछ रहे हैं। तो नेचर की बात करें बच्चों, तो नेचर में तो वही आपका हो जाएगा कि आपका एक कॉनकेव लेंस है। पहली चीज तो कैसा है, देखो यहां पर आप पहले लिख लो कि शॉर्ट साइटेड है। क्या है, शॉर्ट साइटेड है बच्चों, क्या है, शॉर्ट साइटेड है, शॉर्ट साइटेड है। तो इसका मतलब एक क्या है, कॉनकेव लेंस का यूज कर रहा है। कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस का यूज करेगा, इसका मतलब पहली चीज तो। दूसरी चीज आपको u और v दोनों दे रखे बच्चों। क्या दे रखा है, u दे रखा 25 और v दे रखा आपको माइनस का 20। देखिए u आपको दे रखा है माइनस का 25 सेंटीमीटर और v आपको दे रखा कितना, माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये जो इमेज डिस्टेंस दे रखा है आपको, कितना दे रखा, 20
और आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है कितना 25, तो आपसे फोकल लेंथ पूछा जा रहा है बच्चों। क्या पूछा जा रहा है? फोकल लेंथ पूछा जा रहा है सिंपली आपसे। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं 1/f = 1/v - 1/u। चलिए लगाते हैं 1/f = 1/v - 1/u। चलिए आपको फोकल लेंथ चाहिए बच्चों, तो यही रहने दीजिए। v की वैल्यू आपको दिख रहा है -20 है, तो यहाँ पर -20 रख लीजिए। माइनस u, और ये भी u माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 1/25 हो जाएगा बच्चों। तो 1/f = 20 और 25 का एलसीएम हो जाएगा बच्चों 100। ठीक है, 20 का टेबल 5 बार जाएगा तो हो जाएगा -5, 25 का टेबल 4 बार जाएगा तो हो जाएगा +4। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 1/f = -5 + 4 कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, -1/100। आप इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो पलट के, तो f बराबर हो जाएगा -100 सेंटीमीटर। क्या आएगा? -100 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतनी बातें? आप लोगों के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है सब, और ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं और डेटा की तरफ। क्वेश्चन है इसमें, कह रहा कैलकुलेट द फोकल लेंथ। क्या पूछ रहा बच्चों? फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ पूछा तो हाँ हम क्वेश्चन मार्क बना लेते हैं फोकल लेंथ पर। ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस है तो अगर आप बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम होगी इसको शॉर्ट साइटेडनेस नहीं होगी, इसको लॉन्ग साइटेडनेस होगी। यानी कि आपको इसमें देखने पता चल रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया होगा। क्या होगा? हाइपरमेट्रोपिया होगा। ठीक है, एंड यूजिंग अ सिंपल माइक्रोस्कोप हुज मैग्नीफाइंग पावर, यानी कि मैग्नीफाइंग पावर बच्चों दे रखा है, यानी m दे रखा। मैग्नीफाइंग पावर को हम किससे डिनोट करते हैं? m से। तो 11 दे रखा है। द डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, जो डिस्टेंस है क्लियर विजन का वो कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों एक बात मैं बता दूं, ये जो d है ना, d को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, या इसी को बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या बोलते हैं बच्चों? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। क्लियर विजन, ठीक है, इसी को बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। ये वैल्यू आपको गिवन है। दो चीज आपसे पूछा क्या जा रहा? फोकल लेंथ। अगर सभी बच्चों को ये बात पता हो कि फोकल लेंथ निकलेगा कैसे, तो मैं आपको बता दूं, एक्चुअली ये फॉर्मूला जो है आपको जो इसमें लग रहा है 1 + d/f लगेगा बच्चों। क्या लगेगा? d/f लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा। आप वैल्यू उसको यहां से निकाल सकते हैं। m की वैल्यू 11 है, 1 + d की वैल्यू है 25/f। 11 इधर जाएगा तो जाएगा 10 = 11 - 1 कितना हो जाएगा? 10 ही तो होगा ना, = 25/f। f को इधर लाइए और 25/10 कितना आ जाएगा बच्चों? ये अब आपका f जो आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? 2.5 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया है। इतनी बातें सभी बच्चों को उम्मीद करते हैं कि क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। आपको बस चैप्टर को, इस वीडियो को आपको कम से कम 2-3 बार अगर देख लेंगे ना, तो आपके एक भी क्वेश्चन बोर्ड में गड़बड़ नहीं होने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये है आपके पास आ गया नया टॉपिक, प्रिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिज्म? प्रिज्म क्या होता है बच्चों? प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म में इसमें बोला जा रहा है कि प्रिज्म इज अ होमोजीनियस सॉलिड ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। क्या बोला इन्होंने? कह रहे हैं कि एक प्रिज्म जो होता है होमोजीनियस सॉलिड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है, बाउंड बाई कितना? 2 प्लेन सर्फेसेस, जिसमें 2 प्लेन सर्फेसेस होते हैं, इंक्लाइंड एट एन एंगल नोन एज अ एंगल ऑफ प्रिज्म। जो कि 2 प्लेन सरफेस होते हैं, एक एंगल पर क्या होते हैं? झुके होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। और एंगल ऑफ प्रिज्म को किससे डिनोट किया जाता है बच्चों? अगर मैं बोलूं कि एंगल ऑफ प्रिज्म को किससे डिनोट किया जाता है? एंगल ऑफ प्रिज्म को बच्चों डिनोट किया जाता है, प्रिज्म को, एंगल ऑफ प्रिज्म इज डिनोटेड बाई ए। किससे डिनोट किया जाता है? ए से डिनोट किया जाता है बच्चों। ठीक है, अब बात आती है कि सर प्रिज्म का काम क्या होता है। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ। वैसे 10th क्लास में इतनी जरूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, लेकिन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर आपके पास बच्चों एक प्रिज्म दिया गया है। क्या दिया गया है? ये प्रिज्म है, आपके पास एक प्रिज्म दिया गया है, ये प्रिज्म। अब इस पर क्या किया गया? एक व्हाइट लाइट स्ट्राइक कराया गया। क्या कराया गया? व्हाइट लाइट स्ट्राइक। जब आप किसी प्रिज्म पर व्हाइट लाइट स्ट्राइक कराते हैं तो ये 7 अपने डिफरेंट कलर्स में टूट जाता है। कितने कलर में? 7 डिफरेंट कलर में ये टूट जाता है बच्चों। कितने कलर में? 7 डिफरेंट कलर में। ठीक है, इसी को शॉर्ट में अगर आप याद रखना चाहें, इसी को बोलते हैं विबग्योर, VIBGYOR। क्या बोलते हैं बच्चों? VIBGYOR। ये 7 कलर में टूट जाता है। ठीक है,
7 कलर में टूट जाता है। लेकिन जब आप इसको आगे बड़े क्लासेस में जाएंगे 12th क्लास में, तब आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपके सिलेबस में इतना ही टॉपिक उसको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बारे में देखते हैं, कुछ और चीजें हैं। हाँ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। अगर रिफ्रैक्शन हो रहा किसी लाइट का थ्रू अ प्रिज्म तो क्या करते हैं? देखिए, पहली बात तो कुछ चीजें आपको यहां समझना। देखिए, मान लीजिए बच्चों आपके पास एक प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म है। अगर यहाँ पर प्रिज्म है तो हमने कहा कि यहाँ से एक लाइट गिराई गई, यहाँ से एक लाइट इंसिडेंट कराई गई। ऐसे ये लाइट जो जा रही है पहले स्ट्रेट गई, मतलब यहाँ से जाकर टकराई, टकराने के बाद क्या हुई, जब प्रिज्म के अंदर गई तो थोड़ी देर के लिए क्या हो गई, स्ट्रेट हो गई। क्या हो गई? स्ट्रेट हो गई। स्ट्रेट होने के बाद जब बाहर निकली तो फिर से क्या हो गई, बेंड हो गई। ठीक है बच्चों। अब मैंने कहा कि एक नॉर्मल आप इधर से ड्रॉ कर दीजिए, एक नॉर्मल इधर से ड्रॉ कर दीजिए। दोनों नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, यानी कि एन डैश और एम डैश। ठीक है, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब बात आती है कि सर डेविएशन एंगल कैसे मिलता है? देखिए बच्चों, जब इस लाइट को, जो ये लाइट जा रही है स्ट्रेट लाइट, अगर मैं बोलूं कि ये लाइट जो स्ट्रेट जा रही है बेंड ना हो, थोड़ी आगे बढ़ जाए, और ये भी लाइट इधर बेंड ना हो, ये आगे बढ़ जाए, तो जहां पर जिस पॉइंट पर मीट करते हैं इन्हीं को बोलते हैं डेविएशन एंगल। बच्चों डेविएशन एंगल इनको बोलते हैं। और डेविएशन एंगल को जो डिनोट किया जाता है डेल से। किससे डिनोट किया जाता है बच्चों? डेल से। क्या किससे डिनोट किया जाता है? डेल से। इसको बोलते हैं डेविएशन एंगल। कौन सा एंगल? डेविएशन एंगल बोला जाता है। ठीक है, डेविएशन एंगल। ठीक है, अगर मैं कहूं कि यहाँ का एंगल थीटा है, यहाँ का एंगल थीटा है, तो हर जगह का एंगल, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हर जगह का एंगल क्या होगा? थीटा होगा। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि जो एंगल यहां पर बनेगा, अगर इनको मैं आगे मीट करा दूं बच्चों, तो यही एंगल यहां पर भी बनेगा। ठीक है, सेम एंगल बनेगा। बट आपके पास इतना डिटेल में ये सब चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि अभी आपके काम का ये सब चीजें नहीं है। तब बात आती है कि सर हमको फिर पढ़ना क्या चाहिए? इसमें पढ़ना ये चाहिए कि इसका एक फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का, उसके बाद एक थिन प्रिज्म का भी निकालने का। तो पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने स्नेल्स लॉ में पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चों? फ्रॉम स्नेल्स लॉ। पहले आप इसको समझ लीजिए, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में आप लोगों ने पढ़ा था n इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। क्या पढ़ा था बच्चों? साइन आई अपॉन साइन आर। अब आई और आर क्या है बच्चों? आई जो होता है वो a प्लस डेल्टा एम बाई 2 होता है। डेल्टा एम क्या है? डेल्टा एम है मिनिमम डेविएशन। क्या होता है बच्चों? डेल्टा एम मिनिमम डेविएशन होता है। और आर जो होता है वो एंगल ऑफ प्रिज्म का आधा होता है। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है बच्चों? आधा होता है। अगर ये दोनों वैल्यू यहां पर रख दोगे बच्चों, तो आपका एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आप ये वैल्यू यहां पर आप पुट कर रहे हैं, ये दोनों वैल्यू, तो क्या बनेगा फॉर्मूला? n बराबर बन जाएगा बच्चों आपका साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। ठीक है बच्चों, साइन a बाई 2, यही बनेगा बच्चों फॉर्मूला आपका। देखिए, यही फॉर्मूला आपका बन जाएगा। जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके लिए एक फॉर्मूला ये बन के आ गया। ये न्यूमेरिकल के लिए भी है, काफी इंपॉर्टेंट। अभी आगे हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, तो पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं। अब बात आती है कि सर अगर ये थिन प्रिज्म हो, क्या हो? थिन प्रिज्म। देखो, अगर ये थिन प्रिज्म हो, इफ इट इज थिन प्रिज्म, वैसे आएगा नहीं आपके में, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं थोड़ा सा। थिन प्रिज्म जब होगा बच्चों, तो ये फॉर्मूला जो बन जाएगा, देखिए इस केस में होता क्या है कि ये साइन से साइन कट जाता है, यानी कि एंगल बहुत स्मॉल हो जाता है। यानी कि एंगल जो होता है वो बहुत स्मॉल हो जाता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो साइन आई होता है वो बराबर साइन आर के हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? साइन आर के बराबर हो जाता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। तो वैसे आप साइन से साइन काट भी सकते हैं इस केस में। तो अगर आप इसमें रखना चाहें साइन से साइन कट जाए तो क्या बनेगा? n बराबर बन जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे तो आपका बचेगा a प्लस डेल्टा एम अपॉन, देखिए ये 2 से 2 भी कट जाएगा बच्चों, तो बचेगा यहाँ पर a। जब आप इसको इधर ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना या कुछ भी निकालना, मान लीजिए आपको मिनिमम डेविएशन निकालना, तो आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा डेल्टा एम बराबर, इधर गया ये NA हो गया बच्चों, NA, और a इधर प्लस जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस का a, तो डेल्टा m बराबर आपका बन जाएगा n-1 इंटू a। ठीक है, ये बनेगा आपका फॉर्मूला। मतलब ये फॉर्मूला आपके काम का अभी तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कहीं जरूरत पड़ जाए, या किसी बोर्ड में, ISC बोर्ड, CBSE बोर्ड, किसी बोर्ड में हो सकता है कि इसका डेरिवेशन या न्यूमेरिकल आ जाए, तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। अब बच्चों अब अपने न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसमें भी मैंने कुछ न्यूमेरिकल दे रखे हैं, 2-3 न्यूमेरिकल, ताकि आपके कॉन्सेप्ट यहाँ से फुल्ली क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, आपके कह रहा है कि द प्रिज्म एंगल
देखिए प्रिज्म एंगल यानी एंगल ऑफ प्रिज्म आपको दे रखा कितना 60 डिग्री, कितना दे रखा बच्चों 60 डिग्री दे रखा है। एंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 3 डिग्री। एंगल ऑफ जो मिनिमम डेविएशन है बच्चों वो एक्चुअली 3 डिग्री नहीं है, 38 डिग्री है। थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है, मैं यहां बना देता हूं, ये 38 डिग्री है। कितना है ये 38 डिग्री है बच्चों, 38 डिग्री है, ठीक है, ये 38 डिग्री है, हाँ ठीक है। तो ये आपका डेविएशन एंगल दे रखा है कितना बच्चों 38 डिग्री, ठीक है 38 डिग्री, ओके 38 डिग्री दे रखा है। अब ये कह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बताना बच्चों n बताना, क्या बताना n। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया बच्चों n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2, यही बताया बच्चों साइन a बाई 2। वैल्यू पुट करिए, आप आंसर निकालिए, डायरेक्टली आपका आंसर भी आ जाएगा बच्चों। तो चलिए आंसर निकालते हैं। n बराबर साइन a की जगह पे कितना रखा मैं, a की जगह पे 60 रखेंगे, डेल्टा m की जगह पे 38 अपॉन 2 अपॉन साइन 60 बाई 2 बच्चों, 60 बाई 2, ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा 60 30 90 90 98 98 का हाफ करेंगे बच्चों तो साइन 49 ऊपर हो जाएगा, क्लियर है। और नीचे आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा। अब जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि जो 90 है 49 है, इसकी वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है से 0.75, कितना दे रखा है बच्चों 0.75, 0.75। और सभी बच्चों को पता है कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कितनी होती है साइन 30 की वैल्यू 1/2। ये पलट के जब ऊपर जाएगा बच्चों तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई बाई 2। जब इसको करेंगे बच्चों तो आपका आ जाएगा 1.5, कितना आ जाएगा 1.5। आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया प्यारे बच्चों कितना 1.5, क्लियर है इतनी बातें। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ अगला क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है लेकिन आपके करने के ऊपर है कि आप कितने अच्छे से करते हैं क्वेश्चन को। कह रहा अ ग्लास प्रिज्म ऑफ एंगल 60 डिग्री, मतलब ग्लास प्रिज्म ऑफ एंगल 60 डिग्री यानी कि प्रिज्म का एंगल यानी ए दे रखा है आपको 60 डिग्री, ठीक है। हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो कलर इज √2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है n की वैल्यू √2 का मतलब होता है बच्चों 1.414, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप याद भी रख सकते हैं। √2 की वैल्यू होती है 1.414, ऐसे ही √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है। अब आते हैं आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन फाइंड, देन द मिनिमम ऑफ, देखिए मिनिमम एंगल, देखिए इसमें कह रहे हैं कि फाइंड, क्या फाइंड करना है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि आपको पहले केस में जो बोला गया मिनिमम डेविएशन फाइंड करना है पहले केस में, ठीक है। दूसरे केस में बोला गया आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बता दीजिए, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बता दीजिए। और तीसरे केस में बोला गया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बता दीजिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बता दीजिए। ये वैल्यू इतनी थी, 3 चीजें आपसे पूछी गई। चलिए हम पहले के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला काम तो हमारा है कि पहले क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करते हैं फटाफट। पहला क्या कैसे निकलेगा, सिंपली इसको समझते हैं। देखिए बच्चों आपको चाहिए पहले में डेल्टा एम, और आपको एक फॉर्मूला पता है एन बराबर होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ठीक है बच्चों, साइन ए बाई 2, ठीक। चलिए वैल्यू पुट करते हैं इस पे, एन की वैल्यू √2 दे रखा बच्चों, ठीक है। साइन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 60, डेल्टा एम आपको निकालना है अपॉन 2, नीचे कितना हो जाएगा बच्चों साइन 60 बाई 2, ठीक है बच्चों, यही तो होगा, यही होगा। अगर मैं कहूं कि इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बच्चों यहां √2 को ऐसे आप पड़े रहने दीजिए, ऊपर को भी ऐसे आप पड़े रहने दीजिए साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, और नीचे हो जाएगा बच्चों साइन 30, क्या हो जाएगा साइन 30। देखिए ऊपर की वैल्यू आप बच्चों अभी नहीं रख सकते, अभी आप ऊपर की वैल्यू नहीं रख सकते हैं क्योंकि दोनों चीजें प्लस में है, लेकिन नीचे की वैल्यू साइन 30 की तो रख सकते हैं आप, कितनी होती है 1/2। पहले आप इसको इतना रखिए, तो √2 इक्वल्स टू साइन ए प्लस, ए की जगह पे तो मैंने वैल्यू पुट कर दिया है ना, तो 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन 1/2, ठीक है बच्चों। ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो इधर बच जाएगा आपका साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 इक्वल्स टू √2 इंटू 1/2। देखिए बच्चों जब आप कभी भी रूट को काटते हैं तो यहाँ देखिए इसको इससे काटेंगे तो यहाँ आपका √2 बचेगा, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं, देखिए जिन बच्चों को ना पता हो मैं बता दूं,
2 को 2 बार आप लिख सकते हैं √2 इंटू √2, 2 बार लिख सकते हैं कितना √2 इंटू √2 लिख सकते हैं बच्चों। उसी तरीके से कट गया तो यहाँ पर बच गया बच्चों आपका कितना साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2 इक्वल्स टू 1/√2। अब बात ये आती है कि इधर साइन है तो इधर भी साइन हमको देखना पड़ेगा बच्चों। तो अगर मैं कहूँ कि 1/√2 साइन में कितने की वैल्यू होती है, तो साइन में होती है साइन 45 की। कितने की होती है? साइन 45 की। तो साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2 इक्वल्स टू साइन 45। अब देखिए बच्चों, अगर आप साइन से साइन कट कर देंगे, कट पिट जाएगा साइन से साइन, तो यहाँ पर बचेगा आपका केवल 60 प्लस डेल्टा m बाई 2 इक्वल्स टू 45। बच्चों ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 45 का डबल कितना हो जाएगा 90। तो 60 प्लस डेल्टा m इक्वल्स टू हो जाएगा 90। तो जब आप इसको इधर ले जाके माइनस करेंगे तो डेल्टा m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 माइनस 65। देखिए 90 माइनस 65 करेंगे तो बच्चों आपका हो जाएगा ये 30 डिग्री। कितना आ गया आपका? एक आंसर आपका बच्चों आ गया। यानी कि जो आपका पहला पोर्शन था बच्चों, ये वाला पोर्शन आपका आ गया, पहले का आंसर तो आपका आ गया। अभी दो चीजें और पूछ रहा है, आई और आर। तो देखिए बच्चों मैं अगले स्लाइड पे चलता हूँ, आई और आर दोनों में फॉर्मूला एक साथ लिखता हूँ। पहले देखिए आई की बात मैं करता हूँ। आई का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, आई का एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये होता है ए प्लस डेल्टा m बाई 2, डेल्टा m बाई 2 ये होता है। और ऐसे ही जो आर पूछा है बच्चों, आर जो पूछा है, आर के लिए फॉर्मूला होता है एंगल ऑफ प्रिज्म का हाफ। ठीक है बच्चों। अब बात यह आती है कि सर ए और डेल्टा एम कितना है, इसको बता दीजिए। देखिए बच्चों डेल्टा एम तो अभी हमने निकाला है 30 डिग्री और ए आपका दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो चलिए रख लेते हैं वैल्यू। आप यहां पर कितना रखेंगे, ए की वैल्यू कितना था 60 और डेल्टा एम आपका आया था 30/2। तो 60 प्लस 30 कितना हो गया बच्चों 90/2। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा कितना 45 डिग्री। कितना आ जाएगा 45 डिग्री। दैट्स ऑल, यही सिंपल क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन अगर आ गया ना तो लॉन्ग में आएगा, ये समझ लीजिए लॉन्ग में आने वाला क्वेश्चन है। यहां पर आ जाइए, आर की वैल्यू रखिए कितना, आर इक्वल टू ए कितना था 60 था, 60/2 सीधे सिंपल सा क्वेश्चन आ गया आपका, ये सॉल्व हो गया 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये आपके सिंपल क्वेश्चन थे। अगर आप देख रहे हैं ना कि कैलकुलेशन पहले वाले में था लेकिन दूसरे तीसरे में कोई कैलकुलेशन नहीं था, अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो सब। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर देखिए कह रहे हैं कि फॉर अ प्रिज्म एंगल 60 डिग्री, प्रिज्म एंगल कितना दे रखा बच्चों 60 डिग्री दे रखा है। द मिनिमम डेविएशन एंगल फॉर येलो लाइट इज 30 डिग्री। जो मिनिमम डेविएशन एंगल दे रखा है कितना दे रखा है 30 डिग्री, यानी कि डेल्टा एम आपको दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ इन द प्रिज्म यानी आर। दो चीज पूछ रहे हैं बच्चों, दो चीज आपसे पूछा जा रहा है। अभी यही क्वेश्चन आपने पीछे किया, आपको क्या करना, आई की वैल्यू सीधे सीधे लगाइए। क्या लगाएंगे, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 लगाएंगे सीधे सीधे। तो आई इक्वल टू ए कितना है, ए आपका है 60, डेल्टा एम तो दिया गया ना, तो मैं क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया हूं, वेट अ मिनट। हाँ डेल्टा एम दे रखा बच्चों आपको, ये देखिए 30 डिग्री, वो गलती से क्वेश्चन मार्क लग गया होगा। हाँ 60 प्लस 30/2 तो 60 30 90, 90 का आधा कितना हो जाएगा 90 का आधा हो जाएगा बच्चों 45, यानी आई की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 45। सेम क्वेश्चन था अभी जैसे पीछे किया हम लोगों ने वैसे ही। ऐसे ही आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर इक्वल टू होता है a/2, तो सीधे आर की वैल्यू रखिए 60/2 कितना आ गया 45 डिग्री। सिंपल। देखिए आपको बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, श्योर है मिलेंगे, अगर आएंगे तो न्यूमेरिकल तो ऐसे मिलेंगे जरूर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक में बच्चों आपका है थ्योरी पोर्शन, फिर से आपका आ गया है। और ये जो पूरा टॉपिक अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों ना, ये बहुत सिंपल टॉपिक है और आप समझ लीजिए इससे बाहर नहीं आने वाला है तो नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, अगला टॉपिक जो आता है प्यारे बच्चों, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो कहा जा रहा है इसमें कि व्हेन व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू इट्स स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। मतलब ये कह रहे हैं कि जब कोई लाइट किसी ग्लास प्रिज्म से पास होती है तो टूट जाती है अपने डिफरेंट स्पेक्ट्रम कलर्स में। जैसे 7 कलर्स होता है, विबग्योर का भी मैंने बताया कौन कौन सा, जैसे उसमें आता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, यानी विबग्योर से ही बनता है। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस ऑफ व्हाइट लाइट स्प्लिटिंग इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज टर्म्ड एज डिस्पर्शन। मतलब कि व्हाइट लाइट, देखिए व्हाइट लाइट जब किसी प्रिज्म पे गिराई जाती है तो वो अपने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाती है, उसी को हम बोलते हैं डिस्पर्शन। ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात है। विबग्योर आप याद रख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म है। इसके बाद आता है बच्चों स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या आता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है,
व्हेन व्हाइट लाइट फ्रॉम सन एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर द लाइट गेट्स स्कैटर्ड। कह रहे हैं कि जब लाइट सन से चलती है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचती है तो क्या होती है, स्कैटर्ड हो जाती है। क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है, यानी फैल जाती है। दैट इज द लाइट स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शंस बाय द डस्ट पार्टिकल्स, यानी कि वो जो लाइट होती है सभी डायरेक्शन में डस्ट पार्टिकल के साथ क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है। फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स में भी होती हैं एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, और जो मॉलिक्यूल्स होती है गैसेस की जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है उसमें भी होती हैं। दिस फिनोमिना इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब कि जब सनलाइट अर्थ पे गिरती है तो क्या होती है, स्कैटर्ड हो जाती है, चाहे वाटर मॉलिक्यूल्स में हो, चाहे डस्ट पार्टिकल में हो, चाहे गैस मॉलिक्यूल्स में, सभी में फैल जाती है। इसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, स्कैटरिंग। चलिए आगे आते हैं, टिंडल इफेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय टिंडल इफेक्ट? तो इसमें बोला जा रहा है द टिंडल इफेक्ट इज द फिनोमिना इन विच द पार्टिकल इन अ कोलाइडल स्कैटर द बीम ऑफ लाइट दैट डायरेक्टेड एट देम। मतलब ये कह रहे हैं कि टिंडल इफेक्ट में कह रहे हैं कि जो फिनोमिना होता है लाइट का, पार्टिकल्स का कोलाइड करके क्या होती है, स्कैटर्ड हो जाती है बीम के फॉर्म में, बीम ऑफ लाइट दैट आर डायरेक्टेड एट देम, यानी कि जिस डायरेक्शन में उनको डायरेक्ट किया जाता है। दिस इफेक्ट इज एक्सहिबिटेड बाय ऑल कोलाइडल सॉल्यूशन। ये क्या करता है, जो इफेक्ट होता है सभी कोलाइडल सॉल्यूशन में होता है एंड सम वेरी फाइन सस्पेंशंस, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में भी ये पाया जाता है, होता है। तो ये चीज़ आपका है टिंडल इफेक्ट। समझ में आई बात? अब देखिए अगर मैं बात करूं कि इसमें पढ़ने वाली चीज़ें क्या हैं, तो पढ़ने वाली चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों वो ये है कि जो मोस्ट प्रोबेबल जो पूछे जाने के चांस है, जैसा कि ये टॉपिक हमको लगता है कि खत्म हो गया आपका, हाँ आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल पूछे जाने वाला क्वेश्चन बच्चों ये है कि ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर, फंक्शन, उसके पार्ट्स जो हैं उसके बारे में, फिर मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और रेस बायोपिया, फिर न्यूमेरिकल्स वगैरह थोड़े बहुत, और उसके बाद यही जो था प्रिज्म के बारे में ये थोड़ा बहुत आ सकता है। तो ये बच्चों आपका टॉपिक था कंट्रोल, पूरा का पूरा कंप्लीट टॉपिक जो कि आपका था वन शॉट वीडियो के फॉर्म में है। आप इसको बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होना चाहिए। तो अगले चैप्टर के साथ, वन शॉट वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।